यूपी ट्रिपल एससी आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की तैयारी करने वाले भाइयों के लिए यह वीडियो है। और वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने समझा कि कोशिका की संरचना कैसी होती है, उसको बाकायदा डायग्राम से हमने समझा है। और ये वीडियो का पार्ट सेकंड है जिसमें हमने वन लाइनर क्वेश्चन लिए गए हैं। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो पेपर है, जो वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ, ये काफ़ी एनालिसिस के बाद में ये बनाया गया है। जो आपके स्तर के जो मेडिकल एग्जाम अभी तक के हुए हैं, उन सभी स्तर के मेडिकल एग्जाम्स को एनालाइज करने के बाद में ये क्वेश्चन सेट तैयार किया गया है, ये वन लाइनर क्वेश्चन सेट तैयार किया गया है। और याद रखिएगा कि जो आपका पेपर होगा वो उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। क्योंकि होता क्या है कि जिस तरह से आपको तैयारी करने का एक समय दिया जाता है, उसी तरह से एग्जामिनर्स को भी पेपर बनाने का भी समय दिया जाता है। और उनके पास कई सोर्स होते हैं जिससे वो पेपर बनाते हैं। और क्या होता है दोस्तों, इसीलिए आप जो पेपर का स्तर आने वाला है, कुछ लोग इस भ्रम में है कि बहुत आसान आसान पेपर आएगा और हम हलवे की तरह जाएंगे, जैसे हलवा परोसा जाएगा और उठा करके हम सीधे खाते चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता है एग्जाम। देखिए, एग्जाम किसी भी स्तर का हो सकता है। परीक्षा का मतलब होता है पर की इच्छा, ठीक है। तो वो पढ़ाई की इच्छा है, यानी कि एग्जामिनर की इच्छा है, वो पेपर आसान भी दे सकता है, मॉडरेट लेवल का भी दे सकता है, या पेपर का स्तर टफ भी दे सकता है। वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है एक सही गाइडेंस के साथ में तैयारी करना। क्योंकि क्या होता है ना, तैयारी करने में भी कई चीज़ें हमें पढ़नी होती है और कई चीज़ें नहीं भी पढ़नी होती हैं। एक सही जगह पे काम करना होता है। जरूरत से ज़्यादा भी काम करना बेकार है, जरूरत से कम काम करना भी बेकार है। बिल्कुल बैलेंस वे में हर चीज़ को मेंटेन करते हुए ही काम किया जाता है। और पेपर आपकी ईमानदारी का भी टेस्ट होता है, आपके डेडिकेशन का भी टेस्ट होता है। वो सिर्फ इस बात का टेस्ट नहीं लेता है पेपर कि आप कितने ज्ञानी हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो आपका पेपर 100 नंबर का आने वाला है, 2 घंटे का समय मिलेगा। जब आप पेपर हॉल में बैठेंगे ना, तो आपके दिमाग में जो घड़ी चलेगी ना, उल्टी घड़ी पेपर की, हाँ ये क्वेश्चन चल रहा है, एक घड़ी दीवार पे लगी रहेगी, एक घड़ी यहाँ भी चलती है। और जो प्रेशर यहाँ पर होता है ना, वो प्रेशर भी हैंडल करना बड़ी बात होती है। क्योंकि क्या होता है कि वो आपके डेडिकेशन को दिखाता है, आपके कितना आप ईमानदारी से क्लियरिटी के साथ चीज़ें पढ़ते हुए दिखाता है। क्योंकि क्या होता है कि जब आपका निगेटिव मार्किंग में बहुत दिक्कत ये होता है कि अब आपको चीज़ें, मान लिया 2 चीज़ों में कन्फ्यूजन है, 2 ऑप्शन में, तो आपका दिमाग क्या करता है वहां पे, जब भयंकर तरीके से कंफ्यूजन होता है और उस समय में अगर गलत ऑप्शन आपने चुना, तो जाहिर सी बात है आपके नंबर कट जाएंगे। तो वो क्वेश्चन तो जाएगा ही जाएगा, और जो सही आप करके बैठे हैं उसमें से भी 1/4 मार्क कट जाएगा। तो इसीलिए आपकी जो तैयारी है बिल्कुल क्लियरिटी के साथ में होनी चाहिए, ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। हर स्तर के लिए आपको तैयार होकर के काम करना है। तो दोस्तों, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए धीरे धीरे मैं आपको गाइडेंस देता जाऊंगा कब कैसे क्या काम करना है ना। आपको उसी हिसाब से करते रहिएगा। देखिए, आपका ये जो वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझते हैं। यूपी ट्रिपल एससी आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट परीक्षा की तैयारी करने वाले आयुर्वेद फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों के लिए यह पेपर है जिसमें हम समझेंगे वन लाइनर क्वेश्चन, जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप के आने की संभावना है, और कई क्वेश्चन आपको लगभग इसी वीडियो से ही मिल जाएंगे, ऐसी संभावना है। तो चलिए चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण में होता है। यानी कि यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं, हम जानते हैं कि कोशिकाएं 2 तरह की होती है, एक प्रोकैरियोटिक होती है और दूसरी यूकैरियोट होती है। और हम लोग का जो शरीर है वो यूकैरियोट कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। यानी कि जो डेवलप्ड कोशिकाएं होती हैं उनको यूकैरियोट कोशिका कहते हैं। तो कहता है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण होता है। किस जगह पर होता है? ये होता है न्यूक्लियस में, यानी कि जिसको हम केंद्रक कहते हैं हिंदी में। दूसरा है, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो ये 2 वैज्ञानिक थे, एक स्लाइडेन थे और स्वान थे। स्लाइडेन जो थे ये वनस्पति वैज्ञानिक थे, और जो स्वान थे ये जीव वैज्ञानिक थे। याद रखने का बहुत ही आसान तरीका, कि जो कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, जो बाकी अभी तक की जो पेपर्स हुए हैं, अन्य परीक्षाएं हुई हैं मेडिकल से रिलेटेड, उसमें यह भी पूछ लिया गया था कि जो स्वान थे ये जूलॉजिस्ट थे कि बॉटनिस्ट थे, यानी कि जीव विज्ञानी थे या वनस्पति विज्ञानी थे। तो याद रखने का बड़ा आसान तरीका है। देखिए, स्वान, स्वान मतलब होता है कुत्ता, और जो स्वान होता है उसकी स्टडी आप करते हैं जीव विज्ञान में। तो याद रखिए कि जो स्वान है वो जंतु वैज्ञानिक थे, और जो स्लाइडेन थे वो वनस्पति वैज्ञानिक थे। इसके बाद अगर हम तीसरे नंबर पे चलते हैं, यहाँ पर क्या है, सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। ये जो लाइन है ये किसने दिया था? यानी कि ये एक सिद्धांत है, ये किसने दिया था? तो इस सिद्धांत को कोशिका सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ये सिद्धांत दिया था स्लाइडेन और स्वान ने, और इसे बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। इसके बाद क्या है, कोशिका यानी कि सेल के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ साइटोलॉजी, यानी कि कोशिका
के अध्ययन की जो ब्रांच है उसके फादर यानी कि उसके जनक कौन है, वो है रॉबर्ट हुक, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। उसके बाद फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी ये है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ये आप जानते हैं कि एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक एक ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी, वो भी कैसे, तालाब के पानी से, क्योंकि जहाँ पर ये इनका लैब था वहीं बगल में ही एक तालाब हुआ करता था। तो इन्होंने अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया और तालाब से थोड़ा सा पानी भर के लेकर आए और उसको स्लाइड पे रख करके उसका माइक्रोस्कोप से जब देखा था तो पहली जीवित कोशिका इन्होंने देखी। उसके बाद क्या है कि सबसे लंबी कोशिका क्या होती है, ये हमारी तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। इसके बाद क्या है, मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या है, ओवम यानी कि अंडा। देखिए यहाँ पर मानव शब्द का प्रयोग किया गया, ना कि मेल या फीमेल शब्द का। लेकिन जब मानव कहे तो मानव में मेल भी आता है और फीमेल भी आता है। और मानव सेल का सबसे बड़ा जो कोशिका होता है मानव शरीर का, वो सबसे बड़ा कोशिका है ओवम यानी कि अंडाणु जिसे कहते हैं। और मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु यानी कि स्पर्म होता है। उसके बाद है मानव शरीर के किस कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो ये तंत्रिका तंत्र में होता है। आप देखते होंगे कि जो पैरालाइज हो जाता है, किसी किसी को पैरालिसिस होता है, वो फिर ठीक नहीं हो पाता है। कारण ये है कि जो उसकी तंत्रिका कोशिका होती है उसमें डैमेज हो जाता है, और जिन कोशिका में डैमेज होता है तंत्रिका कोशिका में, वो दोबारा रिपेयर हो नहीं पाती हैं। रिपेयर ना हो पाने का कारण ये है कि उनकी कोशिका में तारक काय, जिसे सेंट्रोसोम कहते हैं, वो नहीं पाया जाता है। और तारक काय ही कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार है। और हमने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जो तारक काय होता है उसका आकार बैलगाड़ी के पहिए के समान होता है। तो इसी तरह से जो तारक काय जो होता है ये तंत्रिका कोशिका में नहीं होता है। तारक काय को इंग्लिश में सेंट्रोसोम भी कहते हैं। इसके बाद क्या है, जीव द्रव्य में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, तो जीव द्रव्य में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जीव द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में जल पाया जाता है। ये लगभग 80% जल पाया जाता है, बाकी 20% अदर कंपोनेंट होते हैं। जिस तरह से हमारा जो पूरा शरीर है ये 70 से 75% पानी से बना है, बाकी 25 से 30% अदर सब्सटेंस से बना है। ठीक उसी तरह से जो कोशिका होती है ये लगभग 80% जो जीव द्रव्य है इसका जल से बना हुआ है। इसके बाद कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। नाभिक की खोज किसने की थी, वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। नाभिक को इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। और इसके बाद क्या है कि सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका कौन सी है, जो अब तक की सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। उसके बाद क्या है, कोशिका झिल्ली यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, उसकी प्रवृत्ति क्या होती है, तो वो अर्धपारगम्य होती है यानी कि सेमी परमिएबल होती है। हमने बताया था कि अर्धपारगम्य का मतलब होता है जिस तरह से आपके गली मोहल्ले में कोई भी व्यक्ति आ सकता है और जा सकता है, लेकिन आपके घर के अंदर सिर्फ वही व्यक्ति आ सकते हैं जिससे आपका परिचय है, यानी कि आप जिसको एंट्री देंगे अपने घर के अंदर वही आपके घर में आएगा। ठीक वही नेचर होता है ये, उसी नेचर को बोलते हैं अर्धपारगम्य, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है यानी कि कोशिका झिल्ली होती है, इसमें सिर्फ वही चीज़ें, वही पदार्थ कोशिका के अंदर आ सकते हैं जो कि कोशिका के लिए आवश्यक है। इसके बाद क्या है, यह किसने प्रस्तुत किया था कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। तो ये स्लाइडेन एंड स्वान ने प्रस्तुत किया था यह नियम, यह सिद्धांत, और इस सिद्धांत को कोशिका सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था किसके जरिए, तो वो प्रस्तुत किया गया था स्लाइडेन और स्वान नाम के वैज्ञानिक ने। हम बता चुके हैं कि जो स्लाइडेन है ये वनस्पति वैज्ञानिक थे और जो स्वान थे ये जीव वैज्ञानिक थे। उसके बाद क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत में पाई जाती हैं। तो जो प्राणी जगत है, R.H. विटेकर नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पूरी दुनिया में पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं, चाहे वो पेड़ पौधे होते हैं या जीव होते हैं यानी कि एनिमल होते हैं, उन सभी को बांटा था 5 भागों में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमल, फंजाई। तो इस तरह से कई कैटेगरीज थी, 5 कैटेगरीज थी। उनमें से जो मोनेरा था, मोनेरा में प्रोकैरियोट कोशिकाएं आती हैं, यानी कि प्रोकैरियोट मतलब जो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाई हैं, तो उनको बोलते हैं मोनेरा की कैटेगरी में रखा गया था। तो जो प्रोकैरियोट कोशिकाएं होती हैं यानी कि जो बैक्टीरिया वायरस जो होते हैं उनका जो शरीर होता है वो प्रोकैरियोट कोशिका से बना होता है, इसलिए उनको मोनेरा में रख देते हैं। इसके बाद है रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किस चीज़ में की थी, तो पतली कॉर्क के टुकड़े में किया था। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में ये भी बताया था, ये सब चीज़ें बता चुका हूँ। कई चीज़ें जो है यहाँ पे नई है इस वीडियो के पार्ट सेकंड में। कोशिका का कौन सा अंग कोशिका को सिकुड़ने से बचाता है, तो जो कोशिका का अंग हमने बताया था कि हमारे शरीर के अगर 206 हड्डियों को निकाल दिया जाता है तो बिल्कुल जैसे हम शर्ट निकाल के रखते हैं तो शर्ट सिकुड़ जाता है, वैसे ही हमारा शरीर भी सिकुड़ जाएगा अगर 206 हड्डियों को निकाल देते हैं। तो इसी तरह से जो कोशिका है, तो कोशिका के लिए एक तरह से हड्डियों के ढांचे का काम करता है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसको हिंदी में अंतःप्रद्रव्यीय जालिका कहते हैं। इंग्लिश में भी याद रखिए, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश में भी जो हिंदी में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिख करके आता है, तो ये चीज़ें याद रखिए। तो इसीलिए जो होता है कि जो कोशिका का आंतरिक कंकाल कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि कोशिका को सिकुड़ने से बचाता है, उसके आकार को मेंटेन करके रखता है।